तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास राजनीति के उस शातिर दांवपेच पर जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के विरोध से होते हुए अब सनातन मुर्दाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद तक पहुंच चुकी है। इसकी बुनियाद भले ही महाराष्ट्र में रखी गई है, लेकिन निशाना कहीं और है। ये उकसावे के वो खेला है जिसमें कदम बेहद फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, और जब गर्दन फंसने की नौबत दिखने लगती है तो तुरंत पलटी भी मार ली जाती है। सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर, लोकतंत्र का हवाला देकर, अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में इसके जरिए तुष्टीकरण का एक खास नैरेटिव गढ़ने की तैयारी है, जिसकी फसल आने वाले महीनों में होने वाले चुनावों में काटी जाएगी। तो आज इसका पूरा चैप्टर हर जरूरी पॉइंटर्स के साथ आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र से आई इन दो तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है। पहली तस्वीर नांदेड़ शहर की है। आरोप है कि वहां कांग्रेस सांसद रविंद्र चव्हाण की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सनातन मुर्दाबाद के आपत्तिजनक नारे लगाए। आईटीआई चौक पर यह नारेबाजी की गई। इस बात को ताक पर रखकर की गई, इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो सकती है। दूसरी तस्वीर मालेगांव नगर निगम की है। यहाँ डिप्टी मेयर का ऑफिस रेनोवेशन के बाद फिर से खुला, तो वहां दोबारा टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी गई। मालेगांव की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद हैं। वो समाजवादी पार्टी से हैं और इसी साल फरवरी में उन्होंने मालेगांव नगर निगम की डिप्टी चुनाव लड़ मेयर बनी थी। तब अपने दफ्तर में खास तौर से टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई थी और फिर विवाद हुआ, तो मालेगांव नगर निगम ने 48 घंटे के अंदर वो तस्वीर हटा दी। अब निहाल अहमद ने फिर से टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई और दावा किया कि अब ये तस्वीर नहीं हटेगी। बस इसी पर सियासी बवाल हो गया है। ताजा अपडेट ये है कि विवाद गरमाने पर निहाल अहमद के दफ्तर से फिर से टीपू सुल्तान की तस्वीर हटा दी गई। मालेगांव के एडिशनल एसपी की तरफ से ये जानकारी आई है। वहीं नांदेड़ के सनातन मुर्दाबाद वाले वायरल वीडियो पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद रविंद्र चौहान समेत 50 लोगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तो बचाव में रविंद्र चौहान ने विवादित नारेबाजी से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने अनजाने में एक विशिष्ट धर्म के नाम पर गलत नारे लगा दिए। मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता और जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, मैं पार्टी प्रमुख के नाते उनसे सार्वजनिक माफी मांगता हूं। ये तुष्टीकरण का नया दाव है। पहले निशाना लगाओ, उकसाओ और फिर पलट जाओ, क्योंकि मैसेज जिसे देना है, जहां पहुंचाना है, वो तो हो गया, यानी मिशन अकम्प्लिश्ड। सनातन मुर्दाबाद, टीपू जिंदाबाद। और ये मैसेज तो महाराष्ट्र से निकलकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और फिर गुजरात तक पहुंच चुका है, जो उन 7 राज्यों में शामिल है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और वहां की मुस्लिम आबादी कभी कांग्रेस की कोर वोटर रही है। यूपी में सपा का कोर वोट बैंक यही है। यूपी में कुल आबादी में 19% मुस्लिम वोट बैंक है, जो 140 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत हार को सीधे प्रभावित करता है। लगभग 30% सीटें। और उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 14% के आसपास है। 70 में से 16 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक यहां निर्णायक है। लगभग 22% सीटें हैं। और इसी तरह गुजरात में मुस्लिम आबादी 10% के करीब है। 182 सीटों में 34 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। लगभग 19% सीटें, 19% सीटें आप सोचिए, क्योंकि इन राज्यों में चुनावी बिसात अभी से बिछना शुरू हो गई है। तो ऐसा लग रहा है वंदे मातरम पर अड़ियल रुख दिखाने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक कदम आगे बढ़ गई है। तुष्टीकरण वाला निशाना अब दूर से भी लगाया जा रहा है। तो नांदेड़ में सनातन मुर्दाबाद के नारे लगे, कांग्रेस की उस रैली में लगे जिसे उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के विरोध में आयोजित किया गया था। उत्तराखंड में 2027 के फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होना है, और उसी कड़ी में खड़गे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी में रामलीला मैदान में रैली की थी। अगले दिन कुछ हिंदू संगठन वहां पहुंचे, हवन किया, तो कांग्रेस ने इसे शुद्धिकरण बताकर दलित अपमान की राजनीति से जोड़ दिया और फिर उसी की आड़ में सनातन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इसका विरोध करते हुए जब बीजेपी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस सांसद रविंद्र चौहान को मिले वोट क्या सिर्फ एक धर्म विशेष के हैं, हिंदुओं के नहीं, तो इस सवाल पर उन्हें बैकफुट आना पड़ा। गर्दन फंस चुकी थी,
तो पलटी मारनी पड़ी। लेकिन टीपू सुल्तान के मुद्दे पर कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है। यहां वो इतिहास से लेकर सेक्युलरिज्म तक सबके तर्क गिनाने लगती है। देखिए, कांग्रेस विधायक अमीन पटेल टीपू सुल्तान की जिस हिस्ट्री की बात कह रहे हैं उसकी असलियत भी तथ्यों के साथ आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले एक सवाल। महाराष्ट्र में तो अभी से अगले 6 महीने तक कोई चुनाव नहीं है। वहां तो चुनाव आयोग अभी वोटर सत्यापन अभियान यानी कि SIR चलाने में लगा हुआ है और ये अक्टूबर तक चलेगा। फिर कांग्रेस क्यों टीपू सुल्तान वाले विवाद को इतना हवा देने में लगी है? क्यों उसके समर्थन में बयानबाजी कर रही है? और जवाब भी सीधा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात से लेकर मणिपुर तक के चुनाव, जहां कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए मुस्लिम वोट बैंक का पाले में आना बहुत जरूरी है। यूपी में तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेगी। इसका इशारा बहुत पहले से दिया भी जा रहा है। संसद में राहुल, अखिलेश और कांग्रेस सपा की ट्यूनिंग इसी अंदाज में दिखती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद से लेकर वंदे मातरम कानून के विरोध को इसी रणनीति के साथ आजमाया गया और अब इसमें टीपू सुल्तान की भी एंट्री करा दी गई। क्यों? या इसलिए कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को डायरेक्ट मैसेज देना है? सपा की यूपी वाली चुनावी रणनीति को महाराष्ट्र से धार देनी है? तस्वीर तो वैसी ही बनती दिख रही है। तो ये महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी कह रही है, सनातन मुर्दाबाद की विवादित नारेबाजी से पिंड छुड़ाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं था, तो इसीलिए वहां हिंदू वोटों का सवाल उठते सार्वजनिक माफी मांग ली गई। लेकिन टीपू सुल्तान के मुद्दे पर तो बचाव के लिए कई दलीलें आने लगी, जो तुष्टीकरण वाली पार्टियां सालों से आजमाती भी रही हैं। यहां अगर सवाल ये है कि मालेगांव में टीपू सुल्तान की फोटो क्या फिर अचानक लग गई, तो इसके जवाब में कर्नाटक में बने इसके बैकग्राउंड पर गौर करना जरूरी होगा। 23 अगस्त 2026 को कर्नाटक के चिकमंगलूर में टीपू सुल्तान के 40 फीट ऊंचे कटआउट्स का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के साथ हम पाकिस्तान के मुजाहिद वाला भड़काऊ गाना बजता सुन पाए थे। वीडियो को ईद ए मिलाद से जोड़कर बनाया गया था। 24 अगस्त 2026 को मालेगांव नगर निगम में डिप्टी मेयर शान हिंद का दफ्तर रेनोवेशन के बाद पहली बार खुला। एक बार फिर इसी दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई नजर आई। ऐसा लगता है शायद माहौल यहीं से बन गया। वायरल वीडियो को लेकर कार्रवाई की गई, कुछ गिरफ्तारियां हुई। वीडियो का IP एड्रेस ट्रेस करने के लिए मेटा से जानकारी भी मांगी गई। इन सब के बावजूद चिकमंगलूर के SP का बयान आया कि ये सारी कार्रवाई टीपू सुल्तान के कटआउट को लगाने को लेकर नहीं, बल्कि बैकग्राउंड में जो पाकिस्तानी मुजाहिद वाला ऑडियो सुनाई में दे रहा था उससे जोड़कर शांति भंग करने के आरोप में ये FIR की गई। और इसी के चंद घंटे बाद खबर आई मालेगांव के डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है। हालांकि इस बात टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने में थोड़ी सावधानी बरती गई। पिछले बार यानी कि फरवरी में आपको याद होगा डिप्टी मेयर के दफ्तर में सिर्फ टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी थी। इस बार टीपू सुल्तान की तस्वीर तो लगा ली, बगल में महात्मा गांधी की लगा दी, इधर सुभाष चंद्र बोस, फिर बाबा साहेब अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी की तस्वीर को टीपू सुल्तान के साथ जगह दी गई। और फिर उसे हटाने से पहले ये मैसेज दिया गया कि टीपू सुल्तान की तस्वीर संविधान की मूल प्रति में भी है, जिसमें राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली और कर्नाटक की सरकारी दीर्घाएं शामिल है। ऐसे में उसे राजनीति के तहत हटाया जा रहा है। ये बीजेपी की राजनीति है, ये मैसेज जाहिर है अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए था। लेकिन हकीकत क्या है समझिए। हकीकत तो ये है कि ये सामान्य प्रशासनिक प्रोटोकॉल है और इसके तहत राज्यों के सचिवालयों को जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस थानों से लेकर तमाम सरकारी दफ्तरों में केवल राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, वहां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय प्रतीक जैसे महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। टीपू सुल्तान की तस्वीर एक सामान्य दफ्तर में अनिवार्य प्रोटोकॉल लिस्ट का हिस्सा बिल्कुल नहीं है।
और इसी बात को छिपाते हुए टीपू सुल्तान की तस्वीर को सियासत की नई बिसात बनाई गई। टीपू की तस्वीर का डबल मैसेज है, जिसे समाजवादी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के फायदे में माना जा रहा है। वोट बैंक की याददाश्त को कुरेद कर कई पुरानी घटनाओं को ताजा करना है, जैसे कि भारत में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की शुरुआत भी कांग्रेस ने ही की थी। साल 2015 में आपको याद होगा, कर्नाटक में सिद्धरमैया की सरकार थी। 10 नवंबर को टीपू सुल्तान जयंती घोषित किया गया। 2019 में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी तो इस पर रोक लगा दिया गया। कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो विजयानंद समेत कांग्रेस के कई विधायक अब मांग कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान की जयंती का सरकारी उत्सव फिर शुरू किया जाए। यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस ने टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी स्थापित करने का बड़ा फैसला लिया था, जिसका राजनीतिक विरोध भी हुआ। कांग्रेस के दौर में बंगलुरु और मैसूर के बीच चलने वाली एक स्पेशल ट्रेन का नाम टीपू सुल्तान एक्सप्रेस रख दिया गया। बीजेपी ने फिर उसे बदला और वोडेयार एक्सप्रेस रखा। महाराष्ट्र में पार्कों में, खेल मैदानों में सार्वजनिक हॉल्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का आधिकारिक फैसला महाअघाड़ी सरकार ने लिया, जिसमें कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदार थी। स्कूली सिलेबस में मुगल सम्राट अकबर और टीपू सुल्तान के नाम के आगे से महान शब्द हटाने की खबर आई तो कांग्रेस ने जमकर विरोध भी किया। कांग्रेस टीपू सुल्तान की रॉकेट तकनीक का जनक और अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद होने वाला योद्धा बताती है। टीपू सुल्तान से जुड़े विवादों पर मोर्चा कांग्रेस वक्त बेवक्त खोलती आई है। और वहीं अगर बीजेपी की माने तो ये वो सारे सियासी मैसेजेस हैं जो टीपू की एक तस्वीर के साथ कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटरों को याद दिलाना चाहती है, लेकिन उन ऐतिहासिक तथ्यों को नकारना चाहती है, छिपाना चाहती है, जो टीपू सुल्तान की हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं का नरसंहार और जबरिया धर्मांतरण की गवाही देती है। और बीजेपी का सीधा आरोप है, कांग्रेस इसलिए उन ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाती है ताकि टीपू सुल्तान को धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द की मिसाल के तौर पर पेश कर सके, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति तो इसके बिना साध नहीं कर पाएंगे वो लोग। और जब टीपू सुल्तान पर सियासत शुरू होती है तो बीजेपी कई ऐतिहासिक संदर्भें गिनाने लगती है। साल 1782 से 1799 का दौर है। इस दौरान टीपू सुल्तान ने मालाबार और कोडगु में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया था। इन अभियानों के दौरान हुए नरसंहार और जबरन धर्मांतरण के ऐतिहासिक ब्यौरे भी मौजूद हैं। इसमें सबसे दिल दहलाने वाला है 1788 और 1789 का मालाबार का हिंदू नरसंहार। आज जिसे आप उत्तरी केरल के तौर पर जानते हैं, तब मालाबार कहलाता था। पुर्तगाली मिशनरी फादर बार्थोलोम्यो ने अपनी पुस्तक वॉयज टू द ईस्ट इंडीज में चश्मदीद गवाहों के हवाले से लिखा था कि टीपू की सेना ने कोझिकोड और आसपास के इलाकों में हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। बच्चों को, महिलाओं तक को टीपू सुल्तान ने नहीं छोड़ा। मालाबार के सैकड़ों ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया या उन्हें भंग कर दिया गया, अपवित्र कर दिया गया। इसमें मशहूर गुरुवायूर मंदिर भी शामिल था। टीपू की सेना हिंदुओं को बंदी बनाकर उन्हें जबरन गौमांस खिलाती थी, जो हिंदू धर्म में पूरी तरह वर्जित है। इसके बाद उनका जबरन खत्मा कर उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता था और जो लोग इसका विरोध करते उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया जाता। ये पाठशाला में कोई अपने मन की बातें मैं नहीं बता रही हूं, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। ये वो तथ्य हैं जिसका बाकायदा इतिहास में जिक्र किया गया है। पूरे टाइमलाइन के साथ बताया गया है कब, कहां, कैसे हिंदुओं के खिलाफ ये क्रूरता की गई। वही हम आपको आज पाठशाला में याद दिला रहे हैं। इस क्रूरता से बचने के लिए मालाबार के तत्कालीन राजा
करीब 8,000 ब्राह्मण परिवार और हजारों नायर हिंदू अपनी जान और धर्म बचाकर त्रावणकोर की तरफ भाग गए। ब्रिटिश इतिहासकार मार्क विल्स ने अपनी किताब हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया में कुछ अहम बातें लिखी थी। टीपू ने अपने सैन्य अभियान के दौरान लगभग 70,000 कुर्ग निवासियों को बंदी बनाया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम लाकर उनका सामूहिक धर्मांतरण करवा दिया। जबरन इन हिंदुओं को टीपू ने मुसलमान बनवाया, उन्हें अहमदी पलटन में शामिल किया गया। टीपू सुल्तान ने किस तरह से ये जोर जबरदस्ती की, जबरिया धर्मांतरण करवाए, हिंदू नरसंहार को अंजाम दिया, इसकी पुष्टि अपने सिपह सालारों को लिखी उसकी चिट्ठियां करती हैं। ब्रिटिश राज के दौर की वो चिट्ठियां आज गवाही के तौर पर मौजूद हैं, बाकायदा उनमें ये तथ्य मौजूद हैं। 22 मार्च 1789 की चिट्ठी है। इसे टीपू ने अपने वफादार सिपहसालार सैयद अब्दुल गफ्फार ने लिखी। बताया इस चिट्ठी में कि अल्लाह की मदद से कैलिकट के लगभग सभी हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। इसी तरह 19 जनवरी 1790 की एक चिट्ठी है। इसमें टीपू ने बुदाम बेग को खत लिखकर बताया है कि मालाबार में 4 लाख से ज्यादा आप सोचिए हिंदुओं का धर्मांतरण करवा दिया गया है। ये चिट्ठियां तो अपनी जगह हैं ही, टीपू सुल्तान की तलवार पर भी इसकी गवाही छपी है। टीपू सुल्तान की तलवार को लंदन की नीलामी में खरीदकर भारत लाया गया तो उसके हत्थे पर अरबी में लिखी लाइनें थी। वो लाइनें क्या हैं? मेरी ये विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए बिजली की तरह गिरती है। और काफिर कौन है आप समझ सकते हैं, यानी कि हिंदुओं के विनाश के लिए इस तलवार का इस्तेमाल टीपू ने किया था। और अभी जो स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं टीपू की, ये वही तलवार है। ये टीपू सुल्तान का वो स्याह पक्ष है जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है, लेकिन कट्टरपंथी राजनीति में इन्हें अंदर खाने हथियार बना दिया जाता है। यही वजह है कि सेक्युलर सियासत के नाम पर टीपू सुल्तान का नाम उछाला जाता है, तो सनातन की राजनीति इस पर हमलावर हो जाती है। पाठशाला में अब अगली क्लास की बात कर लेते हैं, आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। अपने दामन के दागों से बेखबर रहे